चलो बताओ, यही है ना असाइनमेंट आपका? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और 11 मिनट आने के पाउच का। ठीक है, तो अब फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में डाउट्स बताओ। फर्स्ट क्यों रहे हो? फर्स्ट तो दिया ही अभी, वो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है, तो वो भी हमने की है। ठीक है, इसलिए हंस रहे थे, पहले में डाउट था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोरॉन की सुजुकी कपलिंग रिएक्शन है, वो हम अभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हो गया, पता लग रहा है इसमें इजीली? ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा फर्स्ट स्टेप, है ना? फिनाइल और आयोडीन की ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है ना पैलेडियम के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रही है? कार्बोमेटिन और पैलेडियम, हाँ, ट्रांसमेटालेशन। ठीक है, और लास्ट स्टेप में रिडक्टिव एडिशन। ठीक है, फर्स्ट 5 में डाउट्स है कोई और? ओके, 6 to 10 which one? 8 cyclobutadiene is highly unstable, it polymerizes in its free state। ये किया था ना हमने, कि करवाया था मैंने आपको कि साइक्लोब्यूटाडाइन का एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है ना? इस वजह से हम कभी भी उसको आइसोलेट नहीं कर पाते और वो पॉलीमराइज हो जाता है। ठीक है, बट पॉलीमराइजेस इन इट्स फ्री स्टेट, मतलब जब तक उसके साथ मेटल अटैच्ड नहीं है, और जब आप उसके साथ मेटल अटैच कर देते हो तो क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं? क्या बताया था मैंने, आयरन के साथ जब हमने किया था साइक्लोब्यूटाडाइन का कॉम्प्लेक्स, तो एंटी एरोमेटिक से मैंने क्या बोला था? एरोमेटिक कैरेक्टर, हाँ, ये था ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स, तो ये होती है हमारे पास 4 मेंबर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्री स्टेट में है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एंटी एरोमेटिक है। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, आयरन के साथ इसकी बॉन्डिंग करते हैं, तो क्योंकि आयरन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना? अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइक्लोब्यूटाडाइन पे बढ़ रही है, आयरन उसको इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब 4 से थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, लाइक 5 इलेक्ट्रॉन्स टू 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये मैम मार्कर इज वेरी लाइट, मार्कर इज वेरी लाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। दैट मींस आयरन दैट इज मेटल के साथ बाइंड करने पर जो साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड है, उसके एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर से एरोमेटिक कैरेक्टर में ट्रांजिशंस होती है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट करता है टुवर्ड्स एरोमेटिक कैरेक्टर, वो शिफ्ट करता है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, और अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, तो है ऐसा कोई ऑप्शन? इट गेन्स स्टेबिलिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ C4H42 नेगेटिव, है ना? ठीक है, तो वो C4H42 नेगेटिव क्या हो गया, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ऑन बाइंडिंग टू ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, ये एक्सेप्शन है, ये भी शायद क्लास में किया था हमने, टंगस्टन की एक्सेप्शन है ये। ठीक है, वैसे जो हमारे पास ये हमारे पास OR ग्रुप, दिस इज एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो ये हो गया हमारे पास एक यूज हो गया, बाकी के 2 लोन पेयर बचे और एक ये वाला रेडिकल बचा। ठीक है, यूजुअली जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, जब भी ये मेटल के साथ बाइंड होता है तो ये इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप है, जैसे वहां पे क्या गिवन है, ओ फिनाइल ग्रुप। ओ फिनाइल लिगेंड क्वेश्चन में गिवन है ना आपको, उसमें आर की जगह फिनाइल दिया हुआ है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड मेटल के साथ अटैच होता है टर्मिनल पोजीशन पे, तो ये कौन सा डोनर बन जाएगा, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इसकी हैप्टिसिटी कितनी होती है, 1, हैप्टिसिटी 1, इलेक्ट्रॉन डोनर 1 है, और फॉर्मल चार्ज -1। ठीक है, ये होता है अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो, और अगर ये ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ, क्या बचा अब इसके पास, लोन पेयर। तो अगर ये डोनेट करेगा तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से,
तो अभी भी क्या है हमारे पास, हैप्टिसिटी तो बनी नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मल चार्ज -1। तो ये हमारे पास एल्कोक्सी लिगेंड है टर्मिनल पोजीशन पे, और ये लिगेंड कहाँ पे है, ब्रिजिंग पोजीशन पे, ठीक है। बट उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे गिवन है आपके पास टंगस्टन टू ओ फिनाइल 6 टाइम। इसमें चाहे ये लिगेंड आपका ब्रिजिंग पे हो, चाहे टर्मिनल पोजीशन पे हो, ये सभी कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इसमें सारे हमने टर्मिनल पे किए थे ना, सारे टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं। पर ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे आने के बावजूद भी ब्रिजिंग पोजीशन जैसा बिहेव करता है, मतलब इट बिहेव्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है तो जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है आपने उसको टर्मिनल पोजीशन पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ही बोलना है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है। पर अगर सिर्फ टंगस्टन का ये वाला एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कंप्लीट करने के लिए जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो 1 इलेक्ट्रॉन की बजाय टर्मिनल पोजीशन पे भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज द एक्सेप्शन, ओके। डन। नेक्स्ट 11 to 15। मैम हाँ जी, 12th क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है उन्होंने इन अ क्लस्टर, बट इसमें मेटल मेटल बॉन्ड तो दिए ही नहीं हुए। तो वो आपको नहीं दिए हुए ना, तो आपको आप फाइंड कर सकते हो ना मेटल मेटल बॉन्ड। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो इसमें 4 मेटल गिवन है, 3 तो रुथेनियम है और 1 कोबाल्ट है, तो हो सकता है इसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। और इनफैक्ट जब मेटल एक से ज्यादा होगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो उस मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बने। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन जरूरी हो। जैसे 2 मेटल है, ठीक है, आपको गिवन है Mn2 कार्बोनिल 10, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास 2 मैंगनीज है, अब या तो एक स्ट्रक्चर बनाना है। अगर मैं 5 कार्बोनिल्स यहाँ बना दूं, 5 कार्बोनिल यहाँ बना दूं, इसको ज्वाइन ही ना करूं बीच में, तो वो क्या एक कंपाउंड होगा, नहीं। तो इसको एक कंपाउंड बनाने के 2 ही तरीके हैं कि या तो आप यहाँ से कनेक्ट कर दो, फिर 5 कार्बोनिल्स इधर कर दिए ड्रॉप, ठीक है, या फिर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको हम नहीं ड्रॉ करते, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट, पर इनके जो कार्बोनिल्स है वो ब्रिजिंग पे प्रेजेंट है ना, यही पॉसिबिलिटी है। पर जब मेटल एक से ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो। और इनफैक्ट जब 3 मेटल आ जाते हैं तब तो मेटल मेटल बॉन्ड बनता ही बनता है, वो सिर्फ ब्रिजिंग से कनेक्ट करता ही नहीं है। जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं Fe3CO12, प्लूटोनियम 3CO12, जब 3 मेटल आ जाते हैं ना, तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने एक बार घर जाके देखना, किसी में भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो। 2 में तो फिर ऐसा पॉसिबल होता है कि सिर्फ ब्रिजिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 12th, उसमें मेटल मेटल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं पर वो बताए नहीं गए कि कितने हैं, और वो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो अगर आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है। एंड कंडीशन एक और है, इफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था या मैं करूं? हो गया मैम। ठीक है, ओके। मैम और 14th 14th मैम 14 on the reduction of Fe3CO12 with an excess of sodium, the carbonylate is formed. The iron is okay. कल परसों क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था हमारे पास कि हम आयरन का एक कार्बोनाइलेट था और उसको हम MnO2 के साथ ट्रीट कर रहे थे, MnO2 के साथ। तो मैंने बताया था इसमें आयरन की पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, याद है किसी को? ऐसा कोई स्ट्रक्चर था शायद हमारे पास, FeCO4 नेगेटिव समथिंग, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर था शायद, कुछ ये था। और हमने इसको MnO2 के साथ ट्रीट किया था एंड इट फॉर्म्स Fe3CO12, और मैंने बताया था कि ये आपके पास पॉलीमराइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है एंड एज पॉलीमराइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है, ठीक है। तो अब इसमें ना उसका उल्टा गिवन है कि ये तो हमारे पास बनता है इसकी ऑक्सीडेशन से, ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन ही हो रही है ना, जैसे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, पर इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है
0। तो अब उसका उल्टा गिवन है, क्या लिखा है कि अगर हम Fe3CO12 की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, अ कार्बोनाइलेट आयन इज फॉर्म। कार्बोनाइलेट्स का मतलब मेटल कार्बोनिल अलोंग विद अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप आयरन का कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो जब आप रिडक्शन करोगे तो कार्बोनाइलेट भी किसका मिलेगा, आयरन का ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा आयरन टेट्रा कार्बोनाइलेट, ठीक है, iron tetra carbonylate will be formed. Okay, then they are asking, then iron is isoelectronic with इसमें आयरन के यही था, FeCO4 नेगेटिव भी बनेगा ना, आयरन के 8 sodium is used as a reducing agent. हाँ ये हाँ एक्सेस दिया हुआ है तो यहाँ पे चार्ज 2 माइनस आएगा, ठीक है, एक्सेस में गिवन है ना, एक्सेस ऑफ सोडियम इज यूज्ड, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। वैसे सोडियम क्या होता है, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्टेड, ठीक है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पर जब एक्सेस ऑफ सोडियम गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास आयरन टेट्रा कार्बोनाइलेट बनेगा बट विद अ 2 नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने पूछा कि ये जो आयरन है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करना है मेटल का मेटल के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं करना, हमें सिर्फ आयरन के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। आयरन के पास कितने होते हैं 8, बाहर चार्ज -2 है तो +2 दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखो कौन से मेटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट केस में मैंगनीज है, उसमें 7 + 1, तो मैंगनीज के केस में 7 + 1 8 हो जाएगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास निकल गिवन है, निकल में 10 + 0 ये 10 हो जाएगा, 10 मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो हमने 0 किया है, ठीक है। नेक्स्ट में मैंगनीज प्लस फिर वेनेडियम नेगेटिव, इनमें से कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो निकल विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस मेटल, ओके। सो बेसिकली आफ्टर रिडक्शन वी गेट दिस स्पीशीज कार्बोनाइलेट्स, ठीक है। ये रिएजेंट्स में पढ़ोगे आप कि सोडियम को कैसे यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Among the following cluster in ये लिख लो, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कैविटी के अंदर अगर कोई भी मेटल प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। पहले देख लो, जैसे हमारे पास कैविटी कब बन सकती है, अगर मेरे पास 2 मेटल प्रेजेंट है और इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई कैविटी बन रही है, नहीं बन रही है ना। पर अगर मैं 3 मेटल्स लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो अब क्या यहाँ पे कोई कैविटी बन रही है, ये सेंटर में कैविटी प्रेजेंट है ना। तो ऐसे जैसे अगर हम 4 मेटल्स लेते हैं, वी हैव 4 मेटल्स दिस वे, तो अभी इसके अंदर भी कैविटी बन रही है, 5 6 जितने मर्जी मेटल्स लो कैविटीज बनेगी, है ना, क्योंकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए तो रिंग के अंदर जो है वो कैविटी है, ठीक है। पर 2 मेटल्स जब होंगे तब कैविटी नहीं बनती। अब मेटल के साथ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, 2 तरह के लिगेंड्स हमने पढ़े, टर्मिनल और ब्रिजिंग पोजीशन पे, तो ये हमारे टर्मिनल लिगेंड्स हो जाएंगे, और अगर कोई ऐसे लिगेंड प्रेजेंट है तो वो ब्रिजिंग पे आ जाएगा। अगर कोई एटम एज ए लिगेंड यहाँ इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन, ओके। बट उससे क्या होगा, वो किसी भी मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, सिर्फ इन 2 मतलब इन 3 मेटल एटम्स की और इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अटैच्ड होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बस ये उसकी, या फिर हम ऐसे पढ़ते हैं ना, जो हमारे पास आयरन होता है वो पोर्फिरिन रिंग की कैविटी में प्रेजेंट होता है, बायोऑर्गेनिक में मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो उसमें क्या है हमारे पास, बिल्कुल वैसे ही एक कैविटी बन रही है और एक मेटल एक एटम जिसका साइज इस रिंग के बराबर होगा वो इस कैविटी में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो
तो वो इस कैविटी में फिट हो जाएगा। साइज सेम होगा तो भी फिट हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस की वजह से भी वो उसमें फिट हो सकता है। इसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनकैप्सुलेशन, दैट विल बी 3। ओके, और एनकैप्सुलेशन में हमेशा सिर्फ एक ही एटम आता है, एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, इसको लिखो, इफ एनी एटम if any atom is present inside the cavity, if any atom is present inside the cavity of a cluster, ये क्लस्टर हो गया ना, मेटल मेटल बॉन्ड्स जिसमें प्रेजेंट है वो क्लस्टर। ठीक है, इफ एनी एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी ऑफ अ क्लस्टर, then it is known as encapsulation. Then it is known as encapsulation. Minimum number of metals required for encapsulation. Minimum number of metals required for encapsulation is 1. Sorry, is 3. ठीक है, is 3. Next point, only one atom can be encapsulated. Only one atom can be encapsulated in the cavity of a cluster. Only one atom can be encapsulated in the cavity of the cluster. Okay. So here in options देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसका इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी जो हमारे पास ये कैविटी बन रही है, इसके अंदर एटम प्रेजेंट होगा, कौन सा, हाइड्रोजन। गिवन है ना यहाँ पे, एक ही एटम कौन सा है यहाँ पे, सिंगल एटम कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, और मोस्टली स्मॉल साइज्ड एटम्स ही एनकैप्सुलेशन में जाते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो, ऐड कर देना पॉइंट। यूजुअली स्मॉल एटम्स आर प्रेजेंट इन द कैविटी, या यूजुअली स्मॉल एटम्स अंडरगो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब बाकी के जो हमारे पास कार्बोनिल्स है वो कहाँ चले जाएंगे, 15 है तो कोई हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे होगा, कोई हमारे पास ब्रिजिंग पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 कार्बोनिल्स हो गए। ठीक है, 12 कार्बोनिल्स दे आर प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। बाकी के 3 कार्बोनिल्स यहाँ ब्रिजिंग पोजीशन पे जाएंगे। कैसे, एक कार्बोनिल 2 कोबाल्ट के बीच में ब्रिजिंग पे चला जाएगा। ठीक है, बाकी के इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग पे चले जाएंगे, और फिर ये इन दोनों के, ये आपने याद नहीं रखना ये स्ट्रक्चर कि कार्बोनिल्स कितने ब्रिजिंग पे कितने टर्मिनल पे, बट हाँ ये है कि इसमें हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एटम एनकैप्सुलेशन पे जाता है। जिन जिन जॉन से स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बोला है कि इनकी ब्रिजिंग और टर्मिनल याद करनी है, उसी की करनी है। ठीक है, ऐसे सबकी हम नहीं कर सकते, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर हमेशा। ओके, अब जो बाकी बी और सी ऑप्शन है उसमें हाइड्रोजन एक से ज्यादा गिवन है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता एक हाइड्रोजन एनकैप्सुलेशन में चला जाए, बाकी दूसरा हाइड्रोजन एटम किसी टर्मिनल या ब्रिजिंग पोजीशन पे चला जाए, क्योंकि उससे क्या आता है अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, और मोस्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स ही हमारे पास स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में हाइड्रोजन 2 गिवन है तो वो ब्रिजिंग पे प्रेजेंट होंगे। ओके, डन। दिस वाज 15 है ना, इसके बाद 20 तक 16 वैक्टर प्रोसेस को हमने अभी नहीं किया, 17 हाँ ये कर सकते हैं।
So you have been given a complex. इसमें eta 5 Cp present है. You have iron. Then basically तो organic का question था ये. Then you have this particular complex. देखो यही है. और बाहर चार्ज प्लस में है. ये स्ट्रक्चर गिवन है. ठीक है. तो इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन किसके साथ की है हमने? ये है. ठीक है. इट इज अ हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन. ठीक है. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन. ठीक है. एंड इसका फंक्शन क्या है? एज अ रिएजेंट हम इसको कब यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ हाइड्राइड एक्सट्रैक्टर. ठीक है. इट इज नोन एज अ हाइड्राइड एक्सट्रैक्टर. ठीक है. या इसको और दूसरे नाम से जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोकेटाइन जनरेटर. ठीक है. कार्बोकेटाइन जनरेटर. क्यों बोलते हैं इसको हाइड्राइड एक्सट्रैक्टर? बिकॉज ये क्या करता है? अपने पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए किसी और कार्बन से क्या करेगा? हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है. जैसे मान लो हमारे पास मीथेन प्रेजेंट है. इसको हम इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट करते हैं. इस कार्बन पे पॉजिटिव है, साथ में इसके 3 फिनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है. अपने प्लस चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा? यहाँ से H को एज H नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करेगा. खुद तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरे का क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन. ठीक है. तो या तो आप इसको बोल सकते हो हाइड्राइड एक्सट्रैक्टर. ओके. या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बोकेटाइन जनरेटर. ओके. तो ये रिएजेंट को हम इस फंक्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक है ना. अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स गिवन है ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन क्या करेगा? यहाँ से हाइड्राइड को एक्सट्रैक्ट. तो पहले हमें चेक करना है हाइड्रोजन्स कहाँ प्रेजेंट है ना. एक तो एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन्स हो गए और दूसरा यहाँ पे मिथाइल. किसको प्रेफर करेगा आपके अकॉर्डिंग? मिथाइल को, क्योंकि वो एरोमेटिक सिस्टम है, उसको डिस्टरबेंस नहीं करनी है. ठीक है. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यू हैव CH2 देन हाइड्रोजन. तो बेसिकली यहाँ से ये एज H नेगेटिव रिलीज हो जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास CH2 पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है. मैं यही कर दूं, आप दोबारा ड्रॉ कर दो इसको. ठीक है. तो ये यहाँ से एज H नेगेटिव एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? देखो यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. और आयरन प्रेजेंट है. तो वी नो दैट आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू दी कार्बन है ना. तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज बनाने की बजाय क्या होगा सिस्टम में? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और चार्ज कहाँ चला जाए? आयरन के ऊपर. ठीक है ना. क्योंकि आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वहां बेटर रिसाइड कर सकता है. क्लियर हो गया. तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में क्या बन जाएगा? Cp रिंग आयरन. ठीक है. यू हैव 2 कार्बोनिल्स और ये प्लस चार्ज बाहर चला जाएगा हमारे पास. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी? देखो क्या बनेगी यहाँ पे हमारे पास? एल्कीन. ठीक है. CH2 डबल बॉन्ड C और एक साइड पे ड्यूटेरियम, दूसरी साइड पे मिथाइल. ठीक है ना. अब इससे इलेक्ट्रॉन काउंट कम हो गया आयरन का? यस और नो? फर्स्ट यस हो गया ना. यहाँ से एक लिगेंड रिमूव हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट तो कम हुआ है. ठीक है. अब आप ये चेक करो कि जो आप पहला स्पीशीज हम ये ले रहे थे इसमें आयरन का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था? आयरन से 8, 2 कार्बोनिल से 4, Cp रिंग 5 एंड दिस इज एल्काइल लाइक सिस्टम 1. 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट है ना इसका. तो अब एक तरह से हमारे पास हुआ क्या है? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. ठीक है. बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, उससे लिगेंड के अंदर हमने कोई चेंज कर दिया. लिगेंड पहले कैसा था? अल्काइल जैसा. अब कैसा बन गया? एल्कीन जैसा. तो बस ये है कि अब ये एल्कीन वापस इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगी ताकि इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है. तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन रूल.
ठीक है, दिस विल बिकम अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. ओके, जो प्लस चार्ज वो आपको अभी देखना मैम है. ऐसे तो ये 8 + 4 12 + 5 17 + 2 19 नहीं हो गया? क्या स्वर्णिक 8 + 4 12 + 5 17 + 1 1 लिखा हुआ है यहाँ पे. मैंने अल्काइल आर ग्रुप 1 है. तो ओवरऑल चार्ज है इसका फिर पॉजिटिव चार्ज भी तो है. नहीं, मैं स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर का बता रही हूँ जहाँ पे यहाँ पे CH3 था. मैम ऊपर है ना पॉजिटिव चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स मैम पे. ऊपर पॉजिटिव है। एक सेकंड, यहाँ प्लस आएगा मेरे से, मैं देख लूंगी. मेरे पॉइंट में प्लस तो बानी गलती से लिखा है. क्योंकि प्लस बाद में आएगा जब CH2 के ऊपर चार्ज पॉजिटिव बनेगा ना, वो हम बाहर लगाएंगे कॉम्प्लेक्स को चार्ज. नहीं है, इसको करेक्ट करो. इसके ऊपर रिएक्टेंट में कोई प्लस चार्ज नहीं है. 18 से बना वो 19 हो जाएगा ना. ठीक है, इसमें अपनी असाइनमेंट्स में सभी करेक्शन कर लो. पहले जो आपका रिएक्टेंट है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं गिवन. ओके, जब हम यहाँ से हाइड्राइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा. ठीक है, वो वाला चार्ज हम बाहर शो कर सकते हैं. ठीक है, कि वो हमारे पास बाहर, हम ओवरऑल चार्ज बाहर शो कर रहे हैं पॉजिटिव में. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा. पहले ये था हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, वो वहां पे शो किया हुआ है. हाइड्रोजन के रिमूव होने पर हमारे पास एल्कीन बन जाएगी और वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगी. अब प्रोडक्ट में हमें देखना है कि क्या हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट होता है या नहीं. चेक करो इसे एक बार. आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. 8, सीपी रिंग से 5, 2 कार्बोनिल से 4 और एल्कीन से 2. 0 बोला था इसमें. कितना हो गया हमारे पास 19 है ना. 19 हो गया ना, और बाहर चार्ज +1 -1 8. दीक्षा क्या होगा, गड़बड़ हो गई मुझे. मैं पूरा लिख देती हूँ बात से. कार्बोकेटाइन का फंक्शन समझ आ गया. उसका ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन का. ठीक है, हम इसमें बीटा रिलेशन को कर सकते हैं. उसमें एक सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स. ठीक है, 2 कार्बोनल्स अटैच्ड हैं और साथ में क्या था, C ड्यूटेरियम CH3 and CH3 and electrophile is given this one. ठीक है, अच्छा अब देखो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हम क्यों नहीं कर रहे हैं. बिकॉज आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, तो अगर कोई चीज आपको एज अ रिएजेंट, जब आप दो चीजों को मिक्स करोगे तो रिएक्शन हमारे पास कैसा होगा. या तो इसमें कुछ हो ही ना गिवन, आप सिंपली रिएक्टेंट लेके उसको हीट करके स्टरिंग दे रहे हो उसको, तो वो अपने इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैरी आउट करेगा. बट वही रिएक्टेंट अगर आप उसको हीटिंग कर रहे हो, स्टरिंग कर रहे हो और साथ में और एक्सटर्नल रिएजेंट ऐड कर रहे हो, तो वो चीज इसके साथ रिएक्ट करेगी. ठीक है ना, इस वजह से ये अपने आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इसमें नहीं होती, क्योंकि आप एक्सटर्नली कोई और रिएजेंट ऐड कर चुके हो, तो अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास CH2 और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगी, हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी. तो अभी ये इसका इलेक्ट्रॉन काउंट है ये. ठीक है, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी. ठीक है, इसके बाद जब ये हाइड्राइड एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ हमारे पास CP रिंग, आयरन और यहाँ पे कार्बोनेट. ठीक है, और अभी चलो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम यहाँ पे बाहर चार्ज कोई शो नहीं करते. ये आ जाएगा CH2 पॉजिटिव. अभी यहाँ तक स्टेप क्लियर है. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा. इससे बेटर क्या है, आयरन के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ इस कार्बन पे एल्कीन बन जाएगा. तो उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा, प्लस चार्ज कहाँ चला गया, आयरन के पास ना. तो यहाँ पे वो प्लस चार्ज शो करने की बजाय हम वो प्लस चार्ज कॉम्प्लेक्स के बाहर शो कर सकते हैं.
यस और नो, बिकॉज जो एटम जो हमारे सेंट्रल मेटल पे चार्ज होता है वही चार्ज हम बाहर शो करते हैं. दिस इज नॉट चार्ज ऑफ आयरन, sorry, this is not the oxidation state of iron, this is the charge present on iron. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास now you have CH3 and you have deuterium. ठीक है, in order to complete the electron count हमारे पास ये एल्कीन क्या करेगी, आयरन के साथ बाइंड. अब ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो इस स्पीशीज का. क्लियर हुआ? दीक्षा क्लियर हो गया? आकांक्षा डाउट है कोई? ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ऐसे ही रहता है पॉजिटिव चार्ज? एक सेकेंड, विशाली क्या बोल रहे हो? मैम जब कॉम्प्लेक्सेशन होगी एल्केन के साथ तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं कुछ होगा? कौन सा कॉम्प्लेक्सेशन? एल्केन के साथ? अल्कीन के साथ मैम. हाँ, वो तो चार्ज वहां पे प्लस है ना, तो वो चेंज नहीं होगा, वो चार्ज है उसके ऊपर. ठीक है मैम. और क्या पूछ रहे हो आकांक्षा, आपको डाउट है कोई? नो मैम, क्लियर हो गया. ओके, क्लियर है आपको? और बताओ 20th तक ये अभी नहीं किया हमने. ठीक है, फ्लक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट अभी हमने करना है. मतलब बेसिकली प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओएमसी में कैसे यूज होती है वो हमने करना है. ठीक है, तो ये अभी नहीं किया टॉपिक. 18 substitution of L with other ligand will be easiest for the species. देखो हमने सब्स्टिट्यूशन की बात की तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन में दो मैकेनिज्म होते हैं, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव. कौन सा फास्ट होता है? एसोसिएटिव इज मोर फास्टर एज कंपेयर टू डिसोसिएटिव. डिसोसिएटिव 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे कभी भी नहीं हो सकता, पर अगर हमें सॉरी एसोसिएटिव 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे कभी भी नहीं हो सकती. बट फिर भी अगर कोई ऐसा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमें गिवन है जिसमें लिगेंड अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकता है तो उसपे भी एसोसिएटिव होगी, है ना. तो यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, यू हैव मेटल, लिगेंड इज अटैच्ड और ये आपको इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है. दूसरे में यहाँ पे L डैश प्रेजेंट है और आपको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करनी है. तो अगर मैं बोलूँ कि L डैश जो है वो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकता है, ठीक है, पर जो L है वो अपनी हैप्टिसिटी चेंज नहीं कर सकता. इट कैन नॉट चेंज इट्स हैप्टिसिटी. तो इन दोनों में से दिस इज रिएक्टेंट A, दिस इज रिएक्टेंट B, कहाँ सब्स्टिट्यूशन आसान होगा? जहां हैप्टिसिटी चेंज कर सकती है, क्योंकि फिर वो वहां पे एसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो एनी लिगेंड इफ प्रेजेंट इन अ सिस्टम दैट कैन चेंज इट्स हैप्टिसिटी, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाती है. ठीक है, तो बस यहाँ पे वो क्वेश्चन था कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ L. L ये बोल रहे हैं जिस लिगेंड को आपको सब्स्टिट्यूट करना है ना. तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ L विद एनी अदर लिगेंड विल बी इजीएस्ट फॉर which species. 4 species given है और कौन से इनमें चारों में से कौन सी species में L को रिमूव करना आसान होगा और उसकी जगह दूसरा लिगेंड अटैच करना. ठीक है, दूसरे लिगेंड को अटैच करना कहाँ आसान होगा? तो डिफरेंस क्या है? देखो मेटल सारों में कॉमन है, L भी जिसको सब्स्टिट्यूट करना है वो भी सब में कॉमन है. जिसके साथ आप सब्स्टिट्यूट करोगे वो गिवन नहीं है तो मतलब आप वो भी मान के चलोगे सेम है. डिफरेंस कहाँ आ रहा है? स्ट्रक्चर्स में, रिंग्स में आ रहा है ना, मतलब स्पेक्टेटर लिगेंड्स में आ रहा है. पहले स्ट्रक्चर में कौन सी लिगेंड गिवन है? साइक्लोपेंटाडाइन, दैट कैन चेंज और नॉट, दैट कैन नेवर चेंज इट्स हैप्टिसिटी. देन इट इज गिवन CP स्टार, पेंटामिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, वो भी तो CP जैसी है ना, वो भी नहीं कर सकती. उसके बाद मेटल अटैच्ड है इंडीन जैसे सिस्टम के साथ. मेटल बेशक CP के साथ अटैच्ड है बट CP के साथ आगे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है. एनिलेशन इफेक्ट था वीडियो में. एनिलेशन इफेक्ट में क्या बताया था कि अगर आपके एरोमेटिक रिंग के साथ दूसरी एरोमेटिक रिंग्स अटैच्ड हैं तो फिर एरोमेटिक कैरेक्टर में कॉम्पेंसेशन होता है और फिर ऐसे लिगेंड्स अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं. तो C ऑप्शन ऐसा है जिसमें उसकी अब जो D ऑप्शन है उसमें भी बेंजीन है,
वो एरोमेटिक है, वो भी सिंगल रिंग ही है, उसमें कोई एनिलेशन इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है। तो सी ऑप्शन में क्योंकि 2 रिंग्स फ्यूज्ड हैं वहां एनिलेशन इफेक्ट आएगा। ओके, so that means that CP ring can change its hapticity in option number C. C ही है आंसर। और 20 तक कोई डाउट है? 25 24 कराना। कौन सा? ऑनलाइन स्टूडेंट में से कौन सा डाउट पूछ रहे हो? 24 23 and 24। 23 प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, ये भी अभी नहीं किया हमने, ठीक है। इसमें भी फ्लक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ओएमसी का टॉपिक अभी हमारा रहता है, ठीक है। तो 23 हम बाद में करेंगे। 24 देखो, वास्कास कॉम्प्लेक्स पता है सबको क्या है? इरिडियम, कार्बोनिल, क्लोरीन, ट्राइफेनाइल, फॉस्फोरस, यही था वास्कास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की है? नाइट्रोसिल टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन की है। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे पास ये नाइट्रोसिल है वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? आयरन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? इरिडियम, बाहर चार्ज प्लस, ठीक है, और ये टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये क्लास में करवाया था मैंने क्वेश्चन शायद, जब मैंने आपसे पूछा था कि इज दिस एन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, है ना। तो उसमें इरिडियम की आपको मैंने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट देखो चेंज होती है या नहीं होती। तो यहाँ इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ कितनी आ रही है? यहाँ +1 आ रही है ना, वहां 0 नहीं आएगी, वहां पे x -1 -1 -2 +1 x is +3। बताया था ना ये क्लास में क्वेश्चन कि क्या इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करती है या नहीं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कितना है? 16। इस कॉम्प्लेक्स का तो 16 है, उसका देखो कितना आ रहा है? 9 4 2 1 1 माइनस 4 4 4 8 17, ये भी 16 ही है। ध्यान से चेक करो, वो बेंड 10 है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट दोनों का 16 है, ठीक है। कितना 16 आ रहा है ना। देखो, जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है उसका प्राइमरी जो कंसर्न है वो होती है लिगेंड की एडिशन, और उससे ऑक्सीडेटिव एडिशन मींस एडिशन ऑफ लिगेंड एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो वो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव एडिशन है। उसके बाद चाहे इलेक्ट्रॉन काउंट, बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉन काउंट का चेंज होना जरूरी नहीं है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। बाकी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आपको पता लग गया क्या बनेगा, ठीक है। बाकी जो हमारे पास वो है क्या कहते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, वो आईआर में आप याद करोगे, ठीक है, कि इंफ्रारेड में आप याद रखोगे कि सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एनओ की क्या है, साइनाइड की क्या है, ये वो है, ठीक है। वैसे इसकी आई थिंक 1620 होती है ना। कार्बोनिल की 1680 समथिंग 1700।
20। मैम हाँ जी, मैम कार्बोनिल सॉरी नाइट्रोजाइल ग्रुप को बेंट पोजीशन पे लगाइए, हमें एंगल देख के पता लगा MnO का, कौन सा? जैसे हमने और एनुअली नहीं, यहाँ पे एक तो अगर तो मान लो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है तो पता लग रहा है कि वो बेंट पोजीशन पे है, ठीक है। बट जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ, तो तब आप कैसे एनालाइज करोगे? बिकॉज यू नो यू आर एडिंग अ लिगेंड एंड दिस विल रिजल्ट इन ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है। तो आप उस वजह से करोगे। बाकी सारे कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास कुछ होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो हमें उससे आइडिया लगाना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन काउंट हमारा इसमें सेम रहना चाहिए, ठीक है। NO प्लस BF4 नेगेटिव ऐड करें, ठीक है। और 30 तक 30 तक और डाउट्स देखो। 27 हमने नहीं किया, ठीक है। अभी वो टॉपिक हमने करना है अभी, ओके। दैट इज आल्सो कपलिंग रिएक्शन बेसिकली। आइसोलोबल पेयर्स आपको पता लग रहे हैं 26 में, है ना। हैप्टिसिटी 28 हो गया था। कैसे किया वो क्वेश्चन? हैप्टिसिटीज कैसे पता लगेंगी? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट से। ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करो जिससे कॉम्प्लेक्स का 8 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 30th भी नहीं हुआ होगा, है ना, वो हमने अभी करना है, ठीक है। वो नहीं किया अभी हमने। 29 the rate of reaction this depend on, okay. तो देखो बेसिकली रिएक्शन कौन सी है ये पता लग रही है। कौन सी रिएक्शन है? 29। हाँ, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम कार्बोनिल को रिप्लेस कर रहे हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन है। और निकल टेट्रा कार्बोनिल कैसा है? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे क्या होती है? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म व्हिच इज SN1 मैकेनिज्म। और SN1 में कंसंट्रेशन किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रिएक्टेंट नॉट ऑन द रिएजेंट, ठीक है। तो इट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ nickel tetracarbonate, okay. Up till 35, 32 ये नहीं किया अभी, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट के मैकेनिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी ये नहीं किया टॉपिक। इसके बाद 35 तक मैम 33 so you have been given, this is your CP ring given है ना। आयरन के साथ 2 कार्बोनिल्स हैं और सोडियम बाहर लिखने का मतलब क्या होगा? यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ चार्ज कितना होगा? माइनस, ठीक है ना। तो सोडियम के बाहर लिखने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ दिस रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। कैसे होगी रिएक्शन यहाँ पे? ब्रोमीन कैसे बिहेव करेगा? एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने बताया था जब भी कॉम्प्लेक्सेस पे नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसे बिहेव करते हैं? एज न्यूक्लियोफाइल एंड एज बेस। कुछ भी बिहेव कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल या बेस, हाइड्रोजन तो नहीं गिवन जिस पे वो अटैक करे, तो ये बेस की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ब्रोमीन मोइटी कैसी होती है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ऐसे कर सकते हैं हम जब भी। वैसे तो देखो ये तो हमारे पास क्या है, दे आर होमोएटॉमिक, है ना। दे आर होमोएटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट जब तक तो हमारे पास कोई और रिएजेंट है ही नहीं तब तक तो ये न्यूट्रल रहेगा। बट जैसे ही हमारे पास हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे which is negative charge, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में भी डीलोकलाइजेशन आती है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, है ना। क्या होता है? वैसे तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल।
पर अगर किसी और हम ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, किसी एक इंस्टेंस के लिए भी अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले पे शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। पढ़े हैं लोअर क्लासेस में ये कि चाहे हमारे पास होमोडायटोमिक्स है, न्यूट्रल है, पर इनमें भी किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक जगह पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट हो जाए, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाए, तो इसको आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल बोलते हो। तो वैसे ही है हमारे पास यूजुअली ब्रोमीन तो न्यूट्रल ही होता है, इसमें किसी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, पर जब आप बाहर से कोई नेगेटिव स्पीशीज डाल रहे हो तो वो इसमें डिस्प्लेसमेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव एक साइड, दूसरा पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके कहाँ जाएगा, इसके पॉजिटिव सेंटर में, और यहाँ से एज Br नेगेटिव ये मोइटी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक की इसमें मिक्सिंग है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हमारे पास आयरन, कार्बोनिल और ये Br। अब चार्ज तो नहीं आएगा ना कोई भी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जो थे वो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने Br के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, now the reaction of A with lithium aluminium hydride results in B। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी आपका ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है। ठीक है, इस रिएजेंट का काम क्या होता है कि जैसे ही आपको मेटल और X का बॉन्ड दिखेगा और उसको आप ट्रीट करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से X को रिमूव और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड। ये वीडियो में था, यस और नो? हाँ, ठीक है, तो ये रिएजेंट का काम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, जो हमारे पास मेटल X बॉन्ड है वहां से X को रिमूव, उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये वैसे क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इसमें रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गिवन है। ठीक है, तो जब आप रिएजेंट्स कर लोगे वो तब ये हो जाएंगे क्वेश्चन। ये कर लिया नोट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या गिवन है हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड A Br, और यहाँ पे क्या बन गया, Cp रिंग, आयरन, 2 कार्बोनिल्स एंड हाइड्रोजन, दिस विल बी योर कंपाउंड B। ठीक है, यू हैव टू टेल व्हाट आर दीस कंपाउंड्स A एंड B। देखो अब एक उन्होंने साथ में हिंट भी दिया है कि जब आप इस रिएक्शन को Br के साथ ट्रीट करते हो A बनता है, A को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ देते हो तो B बनता है, जिसमें आपके पास NMR के अंदर 2 सिंगलेट्स आ रहे हैं, 2 पीक्स आ रही है, मतलब एक पीक तो ये वाले हाइड्रोजन की वजह से होगी। ठीक है, ये सारे 5 के 5 हाइड्रोजन सेम है, तो इन पांचों की वजह से एक पीक आएगी, और इस हाइड्रोजन की अलग है तो इसकी वजह से एक पीक आएगी, और दोनों की रेशियो कितनी हो जाएगी, 5:1। ओके, so you have to tell what are the compounds A and B respectively. Okay, तो ये 33 35 तक और क्वेश्चन 34, the compound with that undergoes oxidative addition reaction in presence of H2। तो पहले तो चेक करो कि क्या इसमें से कोई ऐसा है, देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन कहाँ पे नहीं होती, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। ठीक है, जो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वहां कभी भी नहीं होती ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो फर्स्ट आपका 18 है ना, वो तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। सेकंड 18 है ना, Cp से 5 आएंगे, मॉलिब्डेनम से 6, तो ये हो जाएगा आपका 11, और फिर 6 17 प्लस चार्ज 1। ठीक है, 18 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका वास्कास कॉम्प्लेक्स है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इस पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो सकता है, और लास्ट 18 है। 10 तो Cp रिंग से आ जाएंगे, 7 रीडियम, हाइड्रोजन 1। ओके, $35 हो गया, नहीं हुआ?
Yes or no? गया मैम। 35 रिएक्शन ऑफ फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड। ये जो मैंने 2 वीडियोस दी थी उसमें था नहीं क्वेश्चन, था ना? फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करनी है फिनाइल लिथियम के साथ। तो फिनाइल लिथियम क्या है? अल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइल डोनर्स की तरह बिहेव करते हैं ये वाले ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पे जाके फॉस्फरस पे अटैक करेगा, एक क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप इसको 1:3 की रेशियो में ले रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, PPH3, ठीक है? एंड यहाँ पे लोन पेयर लिखा हुआ ना, रिएक्शन ऑफ फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड विद फिनाइल लिथियम इन 1:3 मोलर रेशियो विल गिव प्रोडक्ट A। ये हो जाएगा व्हिच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड पोलर है ना, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर मिथाइल पे अटैक करेगा, यहाँ से एज आयोडीन आयोडाइड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो दिस विल बी PPH3 साथ में यहाँ मिथाइल, चार्ज क्या आएगा बाहर, प्लस। प्लस पता है ना क्यों आया, फॉस्फरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5, तो न्यूट्रल था, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे, तो चार्ज +1 आ जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट इज रिएक्शन विद N-बुटाइल लिथियम। ये क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड बेस, ठीक है? N-बुटाइल लिथियम इज अ गुड बेस। तो इसका काम क्या है, प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन। कहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अच्छा, ये प्लस चार्ज हम यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, फॉस्फरस पे ही आया ना वो प्लस चार्ज, और वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यू विल गेट PPH3 प्लस CH2 नेगेटिव, और इस नेगेटिव पॉजिटिव का बाद में बॉन्ड बन जाएगा C। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएजेंट है ये, हाँ, विटिक रिएजेंट, ठीक है? जिसको या आप और किस नाम से जानते हो, फॉस्फोनियम येलाइड्स। क्या काम होता है इनका, हाँ हाँ, कार्बोनिल्स को एल्कीन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये तो चलो आप रिएजेंट्स में कर लोगे, ठीक है? यहाँ पे आप इनको बस ऐसे याद रखोगे। कर लिया? तो दिस वाज योर 35th, 40th तक डाउट्स, 36 they obey 18 electron rule, you have to identify the, ये तो हो जाना चाहिए था। केमिकल शिफ्ट छोड़ दो, उसके बिना भी हो रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व, है ना? केमिकल शिफ्ट मत करो, वो आपको वैसे ही NMR अभी किया ना, जब NMR कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? मेरा नहीं हुआ। इसमें देखो हमारे पास आपको ये बताना है कि ये जो गिवन क्या है कि बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आपको बताना है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो मेटल कौन सा ले यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन मेटल पेंटा कार्बोनिल। आई से दैट दिस कॉम्प्लेक्स ओबेज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि मेटल plus electron contribution by the ligands, ठीक है? plus minus any charge that is equal to 18, ठीक है? तो अब मेटल आपको पता नहीं कौन सा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं कितने लेने हैं, तो हमने इसको x लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 1, प्लस कार्बोनिल से कितने आएंगे 5 into 2, कितना बन जाएगा ये हमारे पास 11, है ना? तो दैट मींस नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 18, तो x plus 11 is equal to 18, x कितना आ जाएगा 18 minus 11, ये कितना आ जाएगा 7। तो मतलब मुझे मेटल ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7,
तो किसके पास होते हैं 7? मैंगनीज की फैमिली, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहीनियम। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? मैंगनीज। स्वर्णिक सेकंड कर लोगे आप, ऐसे करना है सेकंड जो आपका ऑप्शन है? मैम सेकंड ऑप्शन में भी मेरा +7 ही आ रहा है। अच्छा, तो इसमें हमारी 7 ही आ रहा था उसमें, पक्का? हाँ जी मैम। फिर 2 सीपी रिंग्स हैं तो उससे आएंगे 10, ठीक है। 3 2s are 6 कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उससे आएंगे 12, राइट। और फिर उसके बाद हमारे पास मेटल है 2, ठीक है। इसमें ना वो होगा, मेटल मेटल बॉन्ड होगा ना, ये हो जाएगा आपका 22 हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब कंप्लीट होगा? 36 माइनस 22, 4 3/1, तो ये हो गया 14। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 14/2 7, तो इसको देख के ऐसे लगेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होना चाहिए, ठीक है। पर ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा ऑप्शन ऐसा नहीं पॉसिबल। तो क्या हमें मैंगनीज मैंगनीज के कोई ऑप्शन गिवन है? नो मैम। नहीं गिवन ना, तो इसका मतलब मैंगनीज तो नहीं ले सकते आप। अगर आप इससे ज्यादा के इलेक्ट्रॉन्स लेते हो, जैसे एक तो पता चल गया कि हमारे पास पहला ऑप्शन तो मैंगनीज होगा, है ना। तो या तो आंसर आपका ए ठीक होगा या आंसर डी ठीक होगा। दूसरे पे हमें कंफ्यूजन है। अगर मैं आयरन ले लेती हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, एक आयरन 8 इलेक्ट्रॉन्स देता है, राइट। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक आयरन 8 देता है तो 2 16 देंगे, उससे आपका इलेक्ट्रॉन काउंट 36 से बढ़ जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा ना। आप क्या करोगे, 2 हमारे पास सॉरी 2 आयरन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये वाले 22, कितना हो गया 38। अब इसको आप कैसे भी कम नहीं कर सकते हो, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो इट विल बी अ 36 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, नॉट 38। तो जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें अगर आप क्रोमियम लेते हो तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं? कम बनेंगे, 36 तो नहीं बनेंगे, 34 बनेंगे। पर उसको बढ़ाने का तरीका है क्या, उसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट। समझ रहे हो? क्लियर हुआ कि आपको फिर उस टाइम पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि 7 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं है, ठीक है। तो 7 7 मैंगनीज मैंगनीज तो नहीं गिवन, तो आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी लेते हो तो आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 38 बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन काउंट। वो तो हम उसको कैसे भी 36 नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। या तो फिर चार्ज लगाओ वहां पे, और फिर चार्ज गिवन है नहीं मेटल के ऊपर, कोई भी कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज नहीं गिवन ना। तो दिस इज द वे। विशाली क्लियर हो गया? यस मैम। 40 तक और डाउट्स? 38 और 39 हमने अभी करने हैं, ठीक है। 40 भी अभी करना है। इसके अलावा 37 देख लो, वो हो गया, ठीक है। चलो 45 तक। मैम 41। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन विल बी फिसाइल इन, ये तो कल किया था। कहाँ होगा? फिसाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, fissile means that where it is easily occurring. Fissile means easy, मतलब easily हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो easily कहाँ पे होगा? हाँ, sp3 जिस पे है, तो यहाँ पे हमारे पास CH2 हाइड्रोजन है। This is your sp3 carbon, then you have double bond metal, double bond hydrogen, then is ये भी तो sp2 ही हो गया ना फिर, है ना। ये भी हो जाएगा मैम वो तो। ये भी sp2, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हो जाएगा मैम, फिसाइल का मतलब नहीं पता था। अच्छा ठीक है। 41 हो गया, उसके बाद 42 हमने भी करना है, ठीक है। 43 भी करेंगे अभी, एनएमआर का है। 44 भी करना है अभी, शील्डेड डीशील्डेड का कॉन्सेप्ट है। 45 हो गया, हाँ। नो मैम। Total number of vertices in metal clusters.
6, 5 and 5। देखो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि टोटल वर्टिसेस 6, 5, 5 है, हमें क्या लेना उससे। उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए, पूछा क्या, प्रेडिक्टेड structures of these complexes are, so you just need to find whether it is closed or nido or arachno, है ना। तो अगर किसी का भी थर्ड वाला नहीं हो रहा फिर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, किसी का भी नहीं आया। आई थिंक आंसर इज arachno, it is closed or nido arachno। arachno आ रहा है किसी का, क्या आ रहा है, हाँ क्या, हाँ वो 6, 5, हाँ यही है, वो 6, 5 और 5 गिवन था ना जो आपके पास, वो नंबर ऑफ मेटल वर्टिसेस है, तो वहां पे रुथेनियम 5 कर दो, ठीक है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको रुथेनियम 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर 45 फिर आ जाएगा रात में, ठीक है। फिफ्टियथ तक और डाउट्स, 46 हो गया, हुआ या नहीं, नो मैम। 46 reductive elimination will be fissile when, क्या बताया था रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, सिस तो होने चाहिए, सिस तो है ही हर केस में। क्या चेंज हो रहा है इसमें, आर ग्रुप चेंज कर रहे हो, आर और एआर को आपको एलिमिनेट करना है, ये गिवन है ना, आर और एआर का बॉन्ड बनाना है आपस में, तो ये ऐसे गिवन है, पैलेडियम के साथ अराइल और आर, ये दोनों सिस में गिवन है, इनको एलिमिनेट कर दो, क्या बच जाएगा, अराइल का आर के साथ बॉन्ड। तो हर केस में वो सिस है, हर केस में रिडक्टिव एलिमिनेशन हो सकती है, पर हम क्या कर रहे हैं, आर ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, एक में CH3 ले रहे हो, एक में CH2 फिनाइल ले रहे हो, एक में CH2CO फिनाइल, लास्ट में क्या है CH2CF3। रिडक्टिव एलिमिनेशन कब होता है आसानी से, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मेटल शुड बी, हाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए मेटल शुड बी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, और जो लिगेंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ताकि वो उस पे जाके अटैक करे, है ना। और रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो यहाँ पे देखो 3-4 लिगेंड्स गिवन है आपको, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है आपके अकॉर्डिंग, मिथाइल, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसमें CH2 फिनाइल है, फिनाइल माइनस साइड इफेक्ट शो करता है, ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, कार्बोनेट C डबल बॉन्ड ये विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फॉर रिडक्टिव एलिमिनेशन हमने नोट किया था दैट द लिगेंड्स शुड बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, ठीक है। तो दिस वाज 46। 50th तक और कोई डाउट, 47 the least probable product which is formed, ये मुझे ना अभी देखना है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास, मैं एक बार चलो आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, मे बी यू हैव मेटल मिथाइल, ठीक है, इसके बाद CH2 CH2 CH3, तो उन्होंने पूछा रिडक्टिव एलिमिनेशन अगर आप करते हो तो सबसे लीस्ट प्रोबेबल कौन सा प्रोडक्ट है, तो एक तो सीधा यहाँ से CH3 एलिमिनेट कर दो, यहाँ से ये एलिमिनेट कर दो, ये बन सकता है, वो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है आपको, है ना। तो यहाँ से ये एलिमिनेट करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, तो ए तो बन सकता है, यस और नो, ठीक है, क्लियर है ना। फिर उसके बाद CH4 भी बन सकता है, कैसे, देखो ये हमारे पास अगर पहले यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेट हो सकती है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर ये हमारा यहाँ से जाके एलिमिनेट हो जाए, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगी, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटल के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ CH3 प्लस एल्कीन, यही होती है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो पहले बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करते हो तो बनेगा हमारे पास मीथेन CH4, ओके।
तो दैट मीन्स दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, ये भी बन सकता है। ठीक है ना? मेटल का देखना 80 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट और मेटल गिवन नहीं ना आपको। अब इसके बाद मुझे इसका आंसर शायद सी गिवन है ना, पर मुझे डी नहीं समझ आ रहा है, डी कैसे बन रहा है यहाँ पे। किसी से हुआ आपसे डी? इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि अगर हम रिडक्टिव एलिमिनेशन उसकी हो सकती है विच इज, इसमें एल्कीन इंसर्शन करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा है ना। अगर हम इसमें वापस से एल्कीन इंसर्शन करते हैं तो फिर यही बनेगा ना, बैकवर्ड ही आएगी रिएक्शन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और एल्कीन इंसर्शन आपस में ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एक बार मेरे को देख लेने दो। ठीक है, सी और डी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सी भी नहीं बन सकती, सी तो बन गए। हाँ वो तो है कि एल्कीन कभी नहीं बन सकती रिडक्टिव एलिमिनेशन से, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पे अटैच भी करते हैं, ठीक है, तो रिडक्टिव एलिमिनेशन सिर्फ आयनिक वालों की होती है ना, कभी भी उसकी नहीं होती। पर ये बना कैसे डी वाला प्रोडक्ट, वो मुझे डाउट है कि वो बन कैसे। जैसे बी का तो हमें पता लग रहा है कि पहले बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ फिर रिडक्टिव एलिमिनेशन, बट डी बनेगा, एल्कीन तो कभी बन ही नहीं सकती। तो हम उस वे से कर सकते हैं क्वेश्चन, ये ऑप्शन सी ही आएगा हमारा। पर और ये बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं है बन नहीं सकता। जो डी गिवन है ना वो किसी ना किसी तरह बन सकता है, क्योंकि टोटल कार्बन आपको 4 गिवन है, 1 2 3 4, समझ रहे हो? तो वो बन भी सकता है। और फिर CH3 या तो किसी तरह से किसी मैकेनिज्म से ये हुआ हो कि ये नोट कर लिया एक बार सबने, मैं रब कर दूं इसको। नहीं कैसे भी देखो, चलो मैं देखती हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन की जगह अगर मिथाइल ग्रुप की भी बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो भी नहीं बन पा रहा उससे। नहीं होगा इससे भी। ठीक है, मैं एक बार देख लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। बाकी वैसे क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, बस हमें ये देखना डी बन कैसे रहा है। अदरवाइज भी नो कि रिडक्टिव एलिमिनेशन में एल्कीन कभी भी नहीं बनती, तो ऑप्शन सी ही आएगा आंसर। बस डी रिडक्टिव एलिमिनेशन में बना कैसे वो हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, और 50th तक और 48 हो गया। ये तो किया था ना हमने क्लास में। यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर हमारे पास मेटल है और साथ में कोई भी अल्काइन प्रेजेंट है या प्लैटिनम है मेटल, साथ में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पहला बॉन्ड कैसे बनेगा? ये अपने पाई के इलेक्ट्रॉन्स मेटल की कौन सी ऑर्बिटल में देगा? डी ऑर्बिटल्स में। कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे? सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिगेंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के डी ऑर्बिटल्स में देगा तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नाउ दैट मींस सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है? फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, दिस इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। लिगेंड के कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स? डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अच्छा है तो और भी सिंपल है। प्लैटिनम के पास फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसके पास पाई स्टार है, ये इसमें ट्रांसफर करेगा। तो जब वापस लिगेंड एक्सेप्ट करेगा तो कहां एक्सेप्ट करेगा? अपनी पाई स्टार से। डोनेट करते वक्त पाई से देगा, एक्सेप्ट करते वक्त पाई स्टार से देगा। ठीक है, तो डोनेट करते टाइम मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सेप्ट करते टाइम मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे कहां है, फर्स्ट में सिग्मा टू सिग्मा होगा, सॉरी पाई, लिगेंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पे लिगेंड के लिए पाई होना चाहिए और एक्सेप्ट करते टाइम उस पे पाई स्टार होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? तो हमारे पास ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वो ना मेटल के अंदर जो सिग्मा और पाई दिया हुआ है वो उसकी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो बस ये दिखा रहा है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और उसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है,
बट आपको लीगेंड के विद रिस्पेक्ट में करना है कि लीगेंड डोनेट करते वक्त पाई ऑर्बिटल्स यूज करता है, एक्सेप्ट करते टाइम पाई स्टार ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है, ठीक है। 49 अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, और 50 हो गया, ठीक है। तो आज हम फिर अभी 50 तक डिस्कस करते हैं, ओके। बाकी फिर हम कल क्या है, सैटरडे। चलो अगर मैं एक और असाइनमेंट देखती हूँ, ठीक है, बट मुझे ये कि पहले हम क्या कहते हैं ये करते हैं आगे, ठीक है। इसमें आपके हो गए वैसे काफी क्वेश्चंस कवर अप सारे टॉपिक्स के, ठीक है। बाकी मैं और असाइनमेंट देखती हूँ, अगर होगा तो फिर मैं कल शाम को बोलूंगी, वो आपको कल दे देंगे। आपने कल आना ना क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में डाउट है और किसी क्वेश्चन में अब टिल 50? नो मैम। चलो आई एम एंडिंग द क्लास, ठीक है।